बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती के इस ऐलान के बाद कोई बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है और न ही ऐसा ऐलान करने से किसी पार्टी पर कोई खास फर्क पड़ने वाला है। मायावती के इस ऐलान का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है और वह मतलब यह है कि वह खुद की जमीन का अब परीक्षण करना चाहती हैं, अपनी राजनीतिक जमीन का। मायावती के इस ऐलान के और क्या क्या मतलब हैं, ऐलान करने के पीछे की असली वजह क्या है, हम विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। मायावती के ऐलान के मायने के बारे में हम आपको आगे बात करेंगे, इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि बसपा की राजनीति की बुनियाद क्या रही है। दरअसल बसपा के संस्थापक कांशीराम ने जब 1984 में बसपा का गठन किया था, तभी उन्होंने अपने नारों से स्पष्ट कर दिया था कि उनकी राजनीति कुछ विशेष जातियों के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। हालांकि बहुतों को याद होगा कि कांशीराम ने किस तरह के नारों के साथ पार्टी की शुरुआत की थी। एक बार उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक नारा दिया था उन्होंने, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। कांशीराम का एक नारा बड़ा ही चर्चित हुआ था। वह नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। उनके नारे का असर यह हुआ कि दलित वोटर उनके साथ खड़ा होने लगा। पिछड़ा वर्ग भी उनके नारों से प्रभावित हुआ और वो भी बहुत हद तक उनके साथ आ खड़ा हुआ और जिसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की कई बार सरकार बनी। हालांकि 2003 में जब बसपा की कमान पूरी तरह से मायावती के हाथ में आ गई, तब मायावती ने कांशीराम के एक नारे में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। जहां कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मायावती ने इसे बदलकर कर दिया था, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अलावा और भी कई नारे हैं जिसमें मायावती ने उच्च जाति के लोगों को भी आकर्षित किया। 2007 में उसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसमें बहुत बड़ा हाथ सतीश चंद्र मिश्रा का भी रहा। उनकी सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई, लेकिन धीरे धीरे मायावती का पुराना फार्मूला बेअसर साबित होने लगा। नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उस समय मायावती को ऐसा लगा होगा कि कोई बात नहीं, 2017 में एक बार फिर से उनकी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो जाएगी। लेकिन वैसा 2017 में भी नहीं हुआ। सारे राजनीतिक पंडितों के आंकड़े 2017 विधानसभा का चुनाव में फेल हो गए और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती को उम्मीद थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संभवतः उन्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन उनका असली वोट बैंक जो कि दलित है, उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगा ली। नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 22% जो दलित वोट हैं, उसमें से बसपा को मात्र मिले 13%। यानी मायावती जिस वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती रही, उसी
वोट बैंक में सेंध लग गई। ऐसे में अब मायावती के पास कुछ बचा नहीं है, यानी कुल मिलाकर उनकी जो राजनीतिक जमीन है वह खिसक चुकी है और उसी खिसकी हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है मायावती। इसके अलावा मायावती के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। कुल मिलाकर मायावती अब खुद का परीक्षण करना चाह रही हैं। उन्हें पता है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक काम और भी कर दिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया है। आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। अभी कुछ दिन पहले आकाश ने ट्वीट करके लिखा था कि अधिकार मांगोगे तो अधिकार देंगे, सम्मान मांगोगे तो सम्मान देंगे। यानी आनंद को भी पता है कि उनका निशाना अब कहां है। खैर, 1.5 दशक पहले तक मायावती और उनके समर्थक यह सपना देख रहे थे कि दिल्ली की सत्ता पर मायावती काबिज होंगी, लेकिन वह सपना अब मायावती के लिए हमेशा सपने की तरह ही रहेगा। हकीकत में बदलने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मायावती को भी अच्छी तरह पता है कि विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हें यह भी पता है कि विपक्ष की पार्टियां अगर एक हो गई तो भी उन्हें वह प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगी। जबकि कुछ दिन पहले बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि गठबंधन में बसपा तभी शामिल होगी जब उनके जो नेता है मायावती, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता की बातों को निश्चित तौर पर बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने सुनी होंगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में मायावती को अच्छी तरह पता है कि सपना देखने से बेहतर यही है कि अपनी खोई हुई जमीन को वह बचाने की कोशिश करें। और यही कारण है कि मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया कि आगे जो भी चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव में वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती शायद जानना चाहती हैं कि उनका जो कोर वोटर है कितना प्रतिशत उनके साथ खड़ा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटरों में जो सेंध लगाई है उसकी भी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले चुनाव में उन्हें जितने दलित वोटर उनके साथ खड़े हुए हैं, कम से कम भले वो ना बढ़े, लेकिन जितने मिले हैं वो उनके साथ खड़े रहें। मायावती ने यह कोशिश और की है इस बार। उन्होंने इस बार उच्च जातियों को किसी भी बड़े पद पर नहीं रखा है। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया है कि उच्च जाति के लोग अब उनके पार्टी के साथ नहीं आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर मायावती और उनकी पार्टी का नया राजनीतिक एजेंडा आने वाले चुनावों में मिलने वाले वोट प्रतिशत के बाद ही तय होंगे और उसी समय यह भी तय होगा कि उनके भतीजे आनंद की भूमिका अब क्या होगी। वैसे मायावती की उम्र बढ़ती जा रही है। बीते 15 जनवरी को उन्होंने अपना 67वां जन्मदिन मनाया। मायावती के ऐलान के बाद पहला राजनीतिक प्रयोग 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। नमस्कार।